संचार माध्यम इस तरह से नहीं थे। आज तो बाढ़ आई हुई है एंटरटेनमेंट की। मेरे को तो लगता है बदहज़मी हो गई लोगों को एंटरटेनमेंट से। फिर छपने लगी कुछ कविताएं। मेरी बहुत जल्दी किताब कविताओं की पुस्तक प्रकाशित हो गई थी। हिंदी मेरी भाषा है, अब भाषा की माँ हो। How much do you think every word of this poem or this song will be worth? नमस्कार दोस्तों, मैं अस्तित्व अंकुर हिंदी दिवस के अवसर पर कविशाला टॉक्स के शो में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। आप सभी उन्हें भली भांति जानते हैं। उनके कितने ही गीत हमारी जुबान पे होते हैं, कितने ही अवार्ड से उन्हें नवाजा गया है। 2007 में उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट लिरिसिस्ट के तौर पर मिला। 2008 में उन्होंने बेस्ट लिरिसिस्ट के तौर पर फिल्म फेयर भी लिया और नेशनल फिल्म अवार्ड भी लिया। 2013 में उन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड फिर से मिला चिटागोंग के लिए, और 2014 में उन्हें वापस फिल्म फेयर अवार्ड मिला, और 2015 में उन्हें पद्मश्री से नवाजा गया। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रसून जोशी, कैसे हैं आप? नमस्कार, आपको सभी को बहुत बहुत अभिनंदन है। हिंदी दिवस के अवसर पर हमने ये कविशाला टॉक्स का आयोजन किया है और उसमें हमारे साथ आप मौजूद हैं। ये हम सभी के लिए गौरव की बात है, और हम सब कविशाला की ओर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हामी भरी और आप हमारे साथ उपस्थित हैं। आपके साथ बातचीत को आगे बढ़ाएंगे, जानेंगे आपके अभी तक के अनुभव को। ये मंच मुझे लगता है कि आपका बेसब्री से इंतजार कर रहा था। वो इस कारण से क्योंकि कविशाला से जुड़े हुए जो भी लोग हैं वो लिखने और पढ़ने वाले हैं, और जब हम लिखने पढ़ने की बात करते हैं, कविता लिखने की बात करते हैं, गीत लिखने की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं सभी लिखने वालों के अंदर एक सपना होता है कि हाँ, मैं भी कभी शायद कोई गीत लिखूं फिल्मों के लिए। और जब हम ऐसी बात करते हैं तो हम सब आपकी ओर देखते हैं, क्योंकि आपका अनुभव अभी तक का जो है, और जितनी फिल्मों के लिए कितने ही गीत हैं, कितनी ही फिल्मों के लिए आपने गीत लिखे हैं, और अब कई कालजयी गीत दिए हैं आपने जो पता नहीं आज से 100 साल बाद भी सुने जाएंगे। तो बात यहीं से शुरुआत करते हैं कि लेखन की शुरुआत कैसे हुई आपकी? देखिए, मैं तो एक संयोगवश फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ गया। मैं एक ऐसे परिवार में पला बढ़ा जहां पर फिल्मी संगीत एक तरह से वर्जित था सुनना। हमारे यहाँ तो उत्तराखंड में हम लोग रहते थे और साहित्य पढ़ने को मिला। खासकर मेरे परिवार के काफी घनिष्ठ और रिश्ते में भी सुमित्रानंदन पंत जी होते थे। उनकी कविताएं बचपन में हमें दी गई पढ़ने के लिए। उसके अलावा बहुत हिंदी के अच्छे कवियों को पढ़ने को मिला, पढ़ना हुआ हमारा, और ऐसा ही माहौल था। तो बचपन से क्योंकि बहुत छोटे-छोटे जगह होती है उत्तराखंड के, टाउन्स आर वेरी स्मॉल, बहुत छोटे शहर हैं, और उनमें ज़्यादा कुछ करने को नहीं होता। तब संचार माध्यम इस तरह से नहीं थे। आज तो बाढ़ आई हुई है एंटरटेनमेंट की। मेरे को तो लगता है बदहज़मी हो गई लोगों को एंटरटेनमेंट से। हमारे ज़माने में उस वक़्त जब मैं पल पढ़ रहा था, उस वक़्त प्रकृति बहुत मेरे करीब थी। मैं प्रकृति के बहुत करीब था, और क्योंकि नेचर था आसपास, तो इसलिए, और किताबें थी, और एकाकीपन था, अकेलापन था। तो उसमें लिखने की एक सहज, एक स्वांतः सुखाय जिसे लेखन कहते हैं आप, अपने लिए लिखना, वो शुरू हो गया, और मैं उससे संतुष्ट था। अच्छा लगता था जब किसी को। फिर छपने लगी कुछ कविताएं। मेरी बहुत जल्दी किताब कविताओं की पुस्तक प्रकाशित हो गई थी। मैं 17 साल का था तब तक हो गई थी प्रकाशित, छोटी सी। और उस वक्त ये मुझे उस समय ये एक लगा कि, और बहुत साफ-साफ मैं बता रहा हूँ कि मुझे कविता से जीविकोपार्जन करने में कितनी कठिनाई होने वाली है, ये उस पुस्तक की प्रतियां जितनी बिकती थी उससे पता लग गया। और वो प्रतियां ज्यादातर मेरे रिश्तेदारों के पास थी और दोस्तों के पास थी, और भेंट में दी गई, या कि कुछ लाइब्रेरीज ने उनको सब्सक्राइब किया था तो वहां थी। तो ऐसा था कि मुझे ये लगा कि मुझे फॉर्मल एजुकेशन
करनी पड़ेगी, कोई एक शिक्षा करनी पड़ेगी। और मैं यहाँ पर आपको भाषा के बारे में भी कहना चाहता हूँ कि बहुत लोगों के मन में ये प्रश्न रहता है कि हिंदी भाषा को लेकर कि भाई आजकल तो अंग्रेजी का युग है और लोग अंग्रेजी व्यावसायिक रूप से अंग्रेजी आपकी आवश्यकता सी बन गई है, तो हिंदी भाषा उसमें कहाँ रहती है। जैसे कि मेरे व्यवसाय का चुनाव था, उस वक्त भी मैं यही सवाल से जूझ रहा था। आज मुझे ज्यादा क्लैरिटी है उसमें। देखिए, हिंदी मेरी भाषा है, भाषा एक माँ हो जिसके साथ आप कोई भी उसके बाल भी खींच सकते हैं, आप माँ से नाराज भी हो सकते, गुस्सा भी कर सकते। ऐसा ही मेरी हिंदी से मेरा नाता है। मैं उस भाषा के साथ लिबर्टी ले सकता हूं, जिसे कहते हैं। फिर अंग्रेजी क्या है? बहुत मैं व्यावसायिक रूप से एक मल्टीनेशनल कंपनी का सीईओ हूं, मुझे अंग्रेजी भाषा का बहुत प्रयोग करना पड़ता है। तो वो क्या है? वो आपका हुनर है। एक आपका हुनर है, एक आपकी भाषा है, उसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो हुनर का प्रयोग आप करते रहिए, लेकिन भाषा के साथ अपना रिश्ता कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि वो आपकी जड़ों से उगती है, आपके अंदर, आपकी धमनियों में प्रवाहित होती है। तो उस समय मैंने ये निर्णय किया कि ये कविता जो है मेरी धमनियों में प्रवाहित होती है, कविता के साथ तो मैं रहूंगा ही जीवन भर, लेकिन मुझे व्यावसायिक रूप से कुछ करना होगा। और मैंने व्यावसायिक रूप से फिर मैनेजमेंट की शिक्षा ली और MBA किया और फिर अपना जीविकोपार्जन शुरू कर दिया। लेकिन काव्य लेखन करता रहा मैं, ये शुरुआत से ही मैं करता रहा। तो आपने कहा कि आपने मैनेजमेंट की पढ़ाई की और वहां भी फिल्म्स। जी नहीं, मैंने मार्केटिंग की डिग्री ली और शुरू में विज्ञापन के क्षेत्र से मैं जुड़ा, क्योंकि देखिए लेखकों के लिए हमारे देश में बहुत चुनौतियां हैं, खासकर काव्य लेखन अगर आप करते हैं। क्योंकि मुझे बड़ी खुशी है कि बहुत सारे लोग बहुत आपके जुड़ रहे हैं और आपके साथ जुड़ रहे हैं, और आप जो काव्यशाला के माध्यम से काम कर रहे हैं, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आप इस तरह के प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि आज एक मंच पर लाने की आवश्यकता है, हमें एक दूसरे से बात करने की आवश्यकता है, क्योंकि कहीं कविता के बारे में लोगों के मन में एक अजीब सी धारणा है। देखिए, कविता तो चाहते हैं, और उसको वो चाहते हैं कि जैसे फ्रेश एयर एंड वाटर फ्री होती है ना, वैसे ये कविता भी फ्री में होनी चाहिए। कविता तो होनी चाहिए। अब कहाँ से आती है, इसका उत्स क्या है, उसका मूल क्या है, कहाँ से जन्म होता है, इस पर चर्चा कोई नहीं करना चाहता। भाई कोई लिखता भी है, कोई उसके लिए काम भी करता है, कोई अपनी रातें भी काली करता है, कोई, तो वो शायद हम लोग नहीं जानते या उस पर दृष्टि नहीं डालना चाहते। तो कविता के बारे में ये, और एक बड़ा अजीब बात हुई। एक दिन एक साहब ने मुझसे पूछ लिया कि अच्छा ये बताइए कि अगर आपके गानों को इंग्लिश में पूछा उन्होंने, तो मैं इंग्लिश में ही कहता हूँ कि इफ यू डाइसेक्ट योर सॉन्ग एंड मोनेटाइज योर सॉन्ग, हाउ मच डू यू थिंक एवरी वर्ड ऑफ दिस पोएम और दिस सॉन्ग विल बी वर्थ इन टर्म्स ऑफ मनी? मैंने कहा आप कैसा सवाल कर रहे हैं, मतलब एक एक शब्द का आपको अलग अलग कीमत जाननी है। ये इस तरह का देखिए मानसिकता हो गई हमारी कि हम कविता को भी नहीं छोड़ना चाहते, हर चीज को तोलते हैं, उसके फाइनेंशियल रिटर्न पे तोलते हैं। और जो चीज आपको जीवन दृष्टि देती है, जीवन के प्रति आपका क्या रुख हो ये सिखाती है, जीवन दर्शन आपको सिखाती है, उसको, उसके ऊपर आप प्राइस थोड़ी लगा सकते। तो फिर इस हिसाब से तो आप माँ का प्यार भी कल तोलने लगेंगे कि भाई कितने का है। तो ये जो इसमें, और मैंने कई मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में ये कहा है कि मैंने अक्सर ये महसूस किया है कि चाहे वो कंपनीज के सीईओज हों या पार्लियामेंट में डिबेट्स हों, कविता सब प्रयोग करते हैं, जब कहीं फंस जाते हैं सीधे कविता का सहारा लेते हैं। जब कविता इतनी आवश्यक है, हमारे जीवन का इतना बड़ा अंग है, तो हम कविता, इंजीनियर को क्यों नहीं कविता पढ़ाते, मैनेजमेंट वाले को क्यों कविता नहीं पढ़ाते, हम कविता के ही स्टूडेंट को कविता क्यों पढ़ाते हैं? क्योंकि कविता अगर जीवन का इतना बड़ा सत्य है, वो आपको जीवन दृष्टि देता है, तो उसको पढ़ाया जाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि कविता के प्रचार प्रसार में,
और हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उसमें कविता के संस्कार डालने में, उसमें कविता का बीजारोपण करने में हमें लगातार प्रयास करने की आवश्यकता है। बहुत अच्छी बात की आपने, और आपने जो बात कही कि हम कहीं न कहीं लेखन और उससे कहीं न कहीं रेवेन्यू जनरेट करना चाहते हैं, एक रेवेन्यू मॉडल बनाना चाहते हैं, और इस सब के दौरान हम उस प्रोसेस को भूल जाते हैं जिस प्रोसेस से होकर कविता को गुजरना होता है, और फिर एक कविता लिखी जाती है या गज़ल कही जाती है। आज के दौर में सोशल मीडिया के आने के बाद, जैसा मैंने भी देखा है, आपने भी देखा होगा कि कविताओं का लिखना बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। मेरे फ्रेंड लिस्ट में अगर मैं कहूँ तो 80% कवि हैं और हर कोई कविता लिख रहा है। तो आप इसको कहाँ तक ठीक मानते हैं? अच्छा है, बुरा है, या फिर यूँ कहें कि मुझे लगता है कि आप ये भी कह सकते हैं कि ये ठीक भी है, क्योंकि चलो इसी बहाने लोग लिख तो रहे हैं, लेकिन क्या 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 वाक़ई में सब कुछ जो लिखा जा रहा है वो सोशल मीडिया पे पोस्ट होना चाहिए? क्या ये ठीक है? और एक और प्रश्न है मेरा आपसे, जो कि लिखने के लिए पढ़ना कितना ज़रूरी है? बहुत अच्छे आपके प्रश्न हैं। देखिए, एक डिबेट हुआ था कुछ समय पहले कि कुछ राइटर्स जो अब नहीं रहे, अगर उनके घर में कोई जाता है और उनकी अलमारियों में, उनकी चीज़ों में पुरानी लिखी हुई उनकी रचनाएँ मिलती हैं, तो उनकी रचनाओं पर उनको क्या पब्लिश कर दिया जाना चाहिए? मैं मानता हूँ कि नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि उस राइटर ने उस रचना को इस लायक नहीं समझा कि वो कहीं उसको दे या किसी के पास भेजे। हो सकता है लिखा हो सकता है वो उसका प्रैक्टिस का क्षण हो, वो अपने को समझने का क्षण हो, क्योंकि कई बार हम लिखते हैं और नहीं उसको। तो आपके सवाल से क्यों मैं ये कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए, एक प्रोसेस होता है। हम इमेजिन कीजिए, कल्पना कीजिए उस युग की जब कंप्यूटर नहीं, सोशल मीडिया नहीं, आप किसी कागज पर कुछ लिखते, आपने रात को कुछ लिखा और आप सुबह उठकर उसको दोबारा पढ़ते हैं, तो आपको लगता है यार ये इतना बात नहीं, इसका शिल्प कमजोर है, या इसमें जो मैंने विचार कहा ये विचार नहीं है इसमें। मैं इसे आज पूरी रात में गुजरने के बाद सुबह मैं फ्रेश एक नजर उस पर, ताजा नजर उस पर डालता हूं, तो मुझे वो इतनी प्रेरणास्पद नहीं लगती वो रचना, और मुझे लगता है कि ये नहीं, तो मैं फाड़ देता हूँ इसको और उससे फाड़ कर फेंक देता हूँ। ये प्रोसेस होता है राइटिंग का। आज क्या होता है कि आप सीधे मतलब लिखकर पढ़ने को, उसको मांझना, उसको समझना, उसके साथ समय बिताना, उसके साथ एक राब्ता, उसके साथ एक रिश्ता, उसके साथ एक संबंध स्थापित करना, उस रचना के साथ आपका रिश्ता ही नहीं, वो तो ऐसे निकल गई कि आपने सीधे ही टाइप कर दी अपने पेज पर। ये जो प्रोसेस की कमी है, जो फिल्टर नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं शिल्प का कला पीछे रह जाता है। और कविता जो है वो साधना है, और उसकी साधना पक्ष जो है, जैसा कि आपने कहा कि उसका पॉपुलर पक्ष बढ़ता है क्योंकि लोग ज्यादा लिख रहे हैं, अच्छी बात है, मैं स्वागत करता हूँ। लेकिन उन सभी से मेरा आग्रह है कि अपनी रचनाओं को लिखकर पहले पढ़ें, क्योंकि रचना से आपका रिश्ता होना आवश्यक है। वो सिर्फ एक अभिव्यक्ति नहीं है, वो आपकी संगिनी भी है, वो कविता आपकी संगिनी भी है। और उस संगिनी को समझना, उसकी आंखों में आंखें डालना और 2 मिनट बैठकर उस कविता से बात करना बहुत आवश्यक है। इससे पहले कि वो किसी और से बात करे, पहले आपसे तो एक बार। जी, आपने एक बड़ी अच्छी बातें की, और बहुत ही अच्छी बात बताई। मुझे विश्वास है कि इस समय जितने भी श्रोतागण, जो कि दर्शक जो हमसे जुड़े हुए हैं, मुझे पता है कि उसमें से 90% से अधिक वही लोग होंगे जो खुद लिखने वाले हैं, और डेफिनिटली आपको सुनकर बहुत कुछ समझ पा रहे होंगे, क्योंकि कविशाला से जुड़े हुए लोगों में अधिकतर नए लेखक हैं, जो जिन्होंने नया-नया लिखना शुरू किया है, तो ये सब बातें बहुत अच्छे सुंदर ख्याल और विचार लाते हैं नए लेखक, क्योंकि उनकी नई दृष्टि होती है। देखिए, कविता में हमेशा नया और एक फ्रेशनेस चाहिए, जो सतत प्रवाहित धारा है, उसे रुककर अड़ना नहीं है, अड़ जाएगी तो सड़ जाएगी।
को प्रवाहित होते रहना है, लेकिन उसमें साधना पक्ष जो है वो कमजोर नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात ये कि आज के युग में हमें थोड़ा केयरफुल रहना इसलिए है कि आज मैं कई बार कहता हूं, भाई कहानी आप किसको सुनाएं, पहले तो वो अपनी कहानी सुनाना चाहता है। तो कहानी कहने वाले ज्यादा हैं और श्रोता कम हो गए हैं। और जो आपका पहले प्रश्न था कि कितना पढ़ना जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है कि आप उन लोगों की रचनाओं को पढ़ें जिन्होंने इतने साधना के साथ उन रचनाओं को आपके सामने प्रस्तुत किया है। तो उनकी साधना को नमन करते हुए आपको लगातार उनको पढ़ना चाहिए। और मैं जो आधुनिक युग है, हमारे युग में बहुत कुछ कहा जा रहा है, उसके में मंचों का लोकतांत्रिकरण भी हुआ है। देखिए, एक समय था जब मंचों पर कुछ लोगों का एकाधिकार था, तो आपको उसी तरह की सुनाई देती थी आवाजें जो क्यूरेटेड थी, एक तरह से कुछ बन गई थी, कंट्रोल्ड थी। लेकिन अब जो लोकतांत्रिकरण, डेमोक्रेटाइजेशन हुआ है प्लेटफॉर्म्स का, उसमें आप देखते हैं कि सबके पास मंच है, बड़ी आसानी से आप अपनी बुक्स पब्लिश कर सकते हैं, आज पुस्तक को आप ला सकते हैं। पर ये मत भूलिए कि ये जो सरलता आई है, ये इसके साथ साथ एक आपके ऊपर जिम्मेदारी भी आई है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आई है कि आप क्या प्रस्तुत करें। क्या आप हड़बड़ी में, अगर आप लगातार खराब कविता, और देखिए खराब और अच्छे का डिसीजन कौन लेगा, ये कहीं एक एस्थेटिक्स डेवलप होता है, धीरे 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 एक सामूहिक अवचेतन है हमारा, जो हमें बताता है कि ये अच्छा है, ये बुरा है। ये लगातार हम तराशते रहते हैं, एक दूसरे से बात करके क्यों किसी चीज पे वाह निकल जाती है, क्यों किसी चीज पे अश्रुधारा प्रवाहित होने लगती है। ये इसका हम इजीली लॉजिक नहीं दे सकते कि अच्छी कविता ये है और बुरी कविता ये है, ऐसा नहीं है। देखिए, मैंने एक कविता लिखी थी, अगर मुझे मिल जाए, कि हाँ, कि क्या है कविता। क्या भावनाओं की झील में छलांग लगाकर मोतियों भरी हथेली लेकर निकलना है कविता? क्या है कविता? क्या भावनाओं की झील में छलांग लगाकर मोतियों भरी हथेली लेकर निकलना है कविता? क्या भाषा को मेहनत के लिए उकसाना है कविता? क्या समाज को जगाना है कविता? क्या कुछ बताना, कुछ छुपाना और बिन कहे सब कुछ कह जाना है कविता? क्या कुंठाओं की खरपतवार के बीच, क्या कुंठाओं की खरपतवार के बीच एक विचार अंकुर का सर उठाना है कविता? या फिर संवेदना के दीप को शब्दों की ओट में तूफानों से बचाना है कविता? या इतिहास जिसे भुला दे, राजनीति जिसे नजरअंदाज कर दे, उस मासूम से सत्य को जीवित रखना है कविता? शायद और भी बहुत कुछ है कविता, पर अगर सरलता से सोचे तो शायद 2 घड़ी ठहरकर जीवन की नदी को बहते हुए देखना है कविता। बहुत ही खूबसूरती से आपने बयान किया कि कविता क्या होती है, और आपने सारे ही पहलुओं को कवर कर लिया। मैं आपसे पूछना चाहता था, मेरा एक प्रश्न था, प्रश्न नहीं है, मैं जो बातें आपने कही कि कैसे एक प्रोसेस से होकर कविता गुजरती है या कोई गीत लिखा जाता है। आपका एक बड़ा ही फेमस गीत है जो हमेशा ही हमारी जुबान पे होता है, तारे जमीन पर का गीत जी। तो उस गीत के बारे में क्या कुछ आप बताना चाहेंगे, किस तरह से वो गीत लिखा गया, तैयार हुआ? मैं समझना चाहता हूँ, ये मेरा निजी प्रश्न, आप समझ रहे हैं। तारे जमीन पर के कई गीत सुंदर हैं। तो माँ है गीत, मैं कभी बतलाता नहीं। फिर एक गीत है देखो इन्हें ये है उसकी बूंदें, पत्तों की गोद में आसमां से कूदे, अंगड़ाई ले फिर करवट बदल के, नाजुक हंसते फिसल के, खो न जाए तारे जमीन पर। ये गीत है। या फिर खोलो खोलो दरवाजे, तू धूप है जम से बिखर, वो गीत है। लेकिन जो माँ वाला गीत है, जिस पर काफी चर्चा होती रही और बहुत से लोगों ने मुझे लगातार पत्र उस पर आते रहते हैं। माँ पर मैंने काफी लिखा। लुका छिपी भी एक गीत रंग दे बसंती में
लिखा मैंने वहां पर। उसके बाद फिर एक अभी फिल्म आई थी नीरजा में मैंने एक गीत लिखा था, ऐसा क्यों माँ। वो जरूर, अगर सुना नहीं तो जरूर सुने, वो सुंदर गीत है। ये तो माँ की जो माँ का जो गीत ये लिखा था तारे ज़मीं पर। उसके बाद कई पिताओं के मुझे पत्र आए थे। अगर याद हो आपको, उसका अंतरा क्या था? जब भी कभी पापा मुझे जो जोर से झूला झूलाते हैं माँ, मेरी नजर ढूंढे तुझे, सोचूं यही तू आके थामेगी माँ। उनसे मैं ये कहता नहीं, पर सहम जाता हूं मैं माँ। चेहरे पे आने देता नहीं, दिल ही दिल में घबराता हूं माँ। तुझे सब है पता, है ना माँ। अब ये छंद जो था, इस पर पिताओं की प्रतिक्रिया ये थी कि हम इतने बुरे नहीं हैं, आपने थोड़ा हमारे साथ इंसाफ नहीं किया। तो मैंने सोचा कि क्या मैं इस मामले में थोड़ा कहीं मेरे से गलती तो नहीं है हुई। तो मैंने एक्सप्लोर करने के लिए लिखा था, मां की तारीफ करते करते पता नहीं कब मैं पिता के विरुद्ध हो गया। मां की तारीफ करते करते पता नहीं कब मैं पिता के विरुद्ध हो गया। पिता के विरुद्ध मैंने कभी कुछ नहीं कहा, पर मां की तारीफ में पिता के प्रति नाराजगी स्वतः ही आ जाती है। क्या पिता का दोष पिता होना है, या पुरुष होना, या समर्थ होना? मैं पिता के सामने ढीठ हूं, मां के सामने शैतान। मैं पिता के सामने ढीठ हूं, मां के सामने शैतान। मैं पिता के सामने चट्टान हूं और मां के सामने नदी। मैं मां के लिए छुप जाता हूं और पिता से छुपता हूं। मैं मां के लिए छुप जाता हूं और पिता से छुपता हूं। मैं मां के सामने प्रश्न की गोलाई हूं और पिता के सामने उत्तर की नोक। मैं मां के सामने प्रश्न की गोलाई हूं और पिता के सामने उत्तर की नोक। मैं मां की गोद में समा जाता हूं और पिता की गोद में तन कर बैठता हूं सजग। अगर मां के अचार के बोयाम धूप से जुदा होते हैं तो मैं उन्हें धूप में सरका देता हूं, पर पिता की फाइलों से गिरते कागजों पर मुझे कभी तरस नहीं आया। मैंने कई बार सोचा है पिता से लंबा होने के बारे में, पर मां से अपनी लंबाई कभी नहीं नापी। मैंने मां के बाल भी खींचे हैं कई बार, झुंझलाकर चीखा हूं मां पर, पटके हैं पैर, पर पिता के सामने खुद को नाप तोल कर पेश किया है। क्या मैं विद्रोह करता रहा हूं पिता की सत्ता के खिलाफ? क्या मां का प्रजा होना उसे मेरे करीब लाता है? क्या मैं ऐसा ही करता अगर मां की सत्ता होती? क्या तब भी मैं उसे इसी तरह प्रेम करता, या उसकी शक्ति सामने खड़ी होती और मैं फाइलों से कागज समेट रहा होता? तो मैंने ये एक्सप्लोर किया था कि क्या हम जब माँ की बात करते हैं तो माँ के प्रति एक जो माँ का कोई स्थान नहीं ले सकता, उससे कोई इनकार ही नहीं कर सकता। तो उसमें कहीं पिता को क्या रॉड नहीं मिलती है? तो ये मैंने एक्सप्लोर किया था इसके, और ये काफी जो मुझे पत्र आए थे उनके बाद मुझे लगा कि ऐसा करना चाहिए। और ये गीत जो था, देखिए जनरली फिल्मों में क्या होता है कि कई लोग पूछते हैं कि भाई पहले धुन आई कि पहले आपके शब्द आए। तो पहला गीत जो उसका टाइटल सॉन्ग है जिसमें देखो इन्हें जो है ओस की बूंदें, वो गीत में आप देखें तो बहुत सारी उपमाएं हैं, बहुत सारे मेटाफोर्स हैं, चलते जाते हैं वो। तो हम लोग जब टीम में बैठे थे, आमिर भी थे, मैं था, वो जितने थे, हम लोग सब बैठ के डिस्कस कर रहे थे। तो उस वक्त ये लगा कि ये बच्चों की जो उपमाएं हैं ये अंतहीन है, और इस पर ही लिखते रहना चाहिए। और ये बड़ा लंबा गीत था उस समय के लिए, ये 7 मिनट के आसपास का गीत है। इससे लंबा गीत कम ही मिलेगा आपको देखने को, तो ज्यादातर 3 मिनट के गीत होते हैं। तो एक तो ये था, और ये भी तुझे सब है पता है रमा, ये तो
एक ऐसा था कि हम लोग जब फिल्म में गाने लिखते हैं तो स्क्रिप्ट में लिखा होता है कि वो गाने में क्या होगा, तो उसमें लिखा था सेपरेशन सॉन्ग। सेपरेशन सॉन्ग क्या होगा? अब सेपरेशन सॉन्ग तो कुछ भी हो सकता है कि बिछड़ कर कहाँ जाऊंगा मैं, बिखर जाऊंगा मैं, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मुझे अपने मन में कहीं उतरना चाहिए। और मुझे याद आया कि जब मैं बच्चा था, उत्तराखंड में हम लोग रहते थे और मेरी माँ जो थी वो अध्यापिका थी, तो उनका ट्रेनिंग का कार्यक्रम था, टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम, तो उसमें वो उन्हें जाना पड़ा था। तो उस दौरान मैं अकेला घर में था और मुझे जो आज तक याद है, मेरे जितने भय थे वो मुखरित हो गए थे। मुझे ऐसा लगता था कि मेरे डर जो है वो प्रत्यक्ष हो गए सारे। तो इसीलिए मैंने लिखा कि मैं कभी बतलाता नहीं पर अंधेरे से डरता हूं मैं मां, यूं तो मैं दिखलाता नहीं, तेरी परवाह करता हूं मैं मां, तुझे सब है पता है ना मां। तो ये मैंने लिखा और उसके बाद मैंने शंकर एहसान बॉय थे, उनसे बात की और फिर तो वो अच्छा बनता चला गया उसके बाद। तो एक गीत की अपनी एक यात्रा होती है। मेरी जो पुस्तक है ये आप लोगों ने अगर नहीं पढ़ी है, ये धूप के सिक्के, ये मेरी पुस्तक है। ये इसमें मैंने एक प्रयोग किया था कि हर गीत की यात्रा मैं लिखूं, कि जो भी मेरे गीत आप लोगों ने सुने हैं वो गीत कैसे सोचा गया और कैसे वो बना और उसके पीछे क्या एक यादें हैं, वो मैंने इसमें सब लिपिबद्ध की हैं। तो आप लोग पढ़ सकते हैं, कई गीतों का जिक्र है इसमें। अब जरूर पढ़नी चाहिए धूप के सिक्के, और मैं सभी दर्शकों से आग्रह करूंगा कि अपनी प्रति जरूर मंगाएं। मैं इस सेशन के बाद ही मंगाने वाला हूं। एक आखिरी प्रश्न आपसे और फिर आपकी एक और कविता सुनेंगे और आज के इस सेशन को समाप्त करेंगे। आखिरी प्रश्न मेरा यह है कि आजकल एक चर्चा चल रही है, बड़ी आम सी चर्चा हो चुकी है कि गीतकार को या कवि को फिल्म इंडस्ट्री में वो स्थान नहीं मिलता जो मिलना चाहिए, और इस पे काफी चर्चा, आपने सोशल मीडिया पे बहस भी शायद आपने देखी हो। तो इस बात पे आप क्या कहना चाहेंगे? और किसी भी नए लेखक के लिए या फिर किसी कवि के लिए, किसी गीतकार के लिए कितना आसान है फिल्म इंडस्ट्री में आना और वहां अपनी लाइवलीहुड चलाना वहां पे? देखिए, ये तो बहुत ही शर्म की बात है कि लेखकों को उनका स्थान न मिले किसी, और ये तो शोचनीय स्थिति हो जाएगी अगर आप देखिए, फिल्म इंडस्ट्री जो है वो ऋणी है। पुरानी फिल्म इंडस्ट्री में अच्छी फिल्में क्यों बनी थी? वो इसलिए बनी थी कि वो लोग कवियों का, शायरों का, साहित्यकारों का बहुत सम्मान करते थे, क्लासिकल म्यूजिशियंस का बहुत सम्मान करते थे, उनके सामने हाथ जोड़कर उनसे कंट्रीब्यूशन कराते थे। ये हमारी फिल्म इंडस्ट्री का सौभाग्य है कि इतने बड़े बड़े कवियों ने और लेखकों ने फिल्म इंडस्ट्री को अपनी रचनाएं उनसे जोड़ी। नहीं तो किसी और देश में आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि इतने बड़े बड़े जो लेखक लोग हैं, कवि हैं, वो फिल्म इंडस्ट्री, पॉपुलर मीडिया के लिए लिखे। वो एकदम अलग अलग रहते हैं। हमारे देश में ऐसा हुआ कि उससे जुड़े और लोगों ने, बहुत अच्छे कवियों ने अपनी रचनाओं को फिल्मों से जोड़ा। और अगर वो परंपरा नष्ट होती है, उन लोगों की इज्जत नहीं आप करते हैं, तो समझिए कि फिल्मों में खोखलापन आ जाएगा, जो आपको दिखता भी। देखिए, क्या भी भूल गए हम फिल्मों के गीतों में अगर एक चीज अगर हम भूल गए, और सब नहीं भूले हैं, कई लोग भूल गए हैं, और उनको ये याद दिलाने की आवश्यकता है कि हमारे गीतों का जो औचित्य था, कारण था, वो सिर्फ ये नहीं था कि वो आपको नचाएं और आपको, वो पैरों को थिरकने के लिए नहीं, वो मस्तिष्क के लिए भी थे, वो मन के लिए भी थे, वो हृदय के लिए भी थे। सिर भी झूमते थे लोगों के, आंखों से अश्रुधाराएं भी बहती थी उन्हीं गीतों को, और जीवन दर्शन भी आपको सुनने को मिलता था। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, ना हाथी है ना घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है। ऐसी सिंपल बातें आपको सुनने को मिलती थी, हमारे गीतों में आपको सुनने को मिलती थी। और उन गीतों को अगर आप सिर्फ रोमांस और सिर्फ मटकने पर ही, मुझे उसकी कोई वो नहीं है, सेलिब्रेशन भी करना चाहिए, लेकिन अगर वही पक्ष आपको दिखाई देता है और आप उसका पक्ष भूल जाते हैं कि जीवन दर्शन से जुड़ा हुआ पक्ष जो था,
जिसके माध्यम से हम ये देश श्रुति की परंपरा इस देश में रही है, जहां कविताओं के दोहों के माध्यम से हमने नॉलेज को एक दूसरे की तरफ को पास ऑन किया है। आप लोकगीतों में देखिए कितनी आसानी से, सरलता से बहुत सी चीजें जो हमारे हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस की चीजें हैं, ऐतिहासिक महत्व की चीजें हैं, साथ साथ यहां तक कि दवाओं के नुस्खे, यहां तक कि जड़ी बूटियों के नाम, मतलब दोहों के, कवियों, कवित्व के माध्यम से लोगों तक पहुंचाए गए हैं। और इतना बड़ा रोल होता था कविताओं का। अगर आप उसका रोल, उसके महत्व को जो है उसका मूल्यांकन सही से नहीं कर पाएंगे तो ये फिल्म इंडस्ट्री का दुर्भाग्य होगा। और ये परंपरा को बिल्कुल किसी भी रूप से आपको बचाना होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी और विशाल परंपरा है हमारे देश में। फिल्म इंडस्ट्री से साहित्यकारों के जुड़े रहने की परंपरा, जिस परंपरा को आगे ले जाने की आवश्यकता है, क्योंकि उससे फिल्म इंडस्ट्री समृद्ध होती है। उसका जो औचित्य है वो समझ में आता है। क्योंकि आज ऑडियो विजुअल के युग में ये आवश्यक है कि हम गीतों को मात्र मनोरंजन का माध्यम न समझें। गीतों का जो रोल है हमारी लाइफ में, उनकी जो भूमिका हमारे जीवन में है, उसकी तरफ जरूर हमारी दृष्टि जानी चाहिए। वरना ये नुकसान ही होगा, सबका नुकसान होगा, समाज का नुकसान होगा, सुनने वालों का नुकसान होगा। कितनी बड़ी बड़ी परंपरा से उनको आप वंचित कर देंगे। ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। क्या आपने कहीं ना कहीं फिल्म इंडस्ट्री को भी अपनी जिम्मेदारी समझने की आवश्यकता है। और बिल्कुल यही कारण है कि आज से 50 साल पुराने गीत भी हम आज तक सुनते हैं। और आजकल जो गीत लिखे जा रहे हैं उनमें बहुत कम ऐसे गीत होते हैं जो 5 साल बाद भी सुने जाते हैं। आपने बहुत सारी अच्छी बातें की, बहुत सारी बातें बताई, जिससे काफी जानकारी हमें मिली और हमारे दर्शकों को मिली। अब मैं आपसे मेरा निवेदन है कि कोई ऐसी कविता जो आपके पुस्तक से हो और जो आपकी प्रिय हो। प्रिय तो सारी कविताएं होती हैं, फिर भी आप जो सुनाना चाहें, एक कविता हम आपसे सुनना चाहेंगे। मैं दो कविताएं आपके सामने करता हूं। जी जी, स्वागत। एक कविता है, सुंदर कविता है, सर्प, कि हमारे देश की संस्कृति, परंपरा और भारत पर मैंने लिखा था कि भारत जो है वो फिर भी उस पर इतने प्रहार हुए हैं। देखिए, इस देश की सभ्यता जो है और इस देश की संस्कृति जो है और हमारी भाषाएं, जो हमारी कविता की संस्कृति, और किसी भी पक्ष में आप इसको ले जा सकते हैं, उसमें देखें वो कि इतने आंधियों, तूफानों और बारों के बावजूद वो झिलमिलाती रहती है, आपको दिखती है। क्यों? सर्प क्यों इतने चकित हो, दंश का अभ्यस्त हो। सर्प क्यों इतने चकित हो, दंश का अभ्यस्त हूं, पी रहा हूं विष युगों से, सत्य हूं, आश्वस्त हूं। सर्प क्यों इतने चकित हो, दंश का अभ्यस्त हूं, पी रहा हूं विष युगों से, सत्य हूं, आश्वस्त हूं। ये मेरी माटी लिए है गंध मेरे रक्त की, जो कहानी कह रही है मौन की, अभिव्यक्त की। ये मेरी माटी लिए है गंध मेरे रक्त की, जो कहानी कह रही है मौन की, अभिव्यक्त की। मैं अभय लेकर चलूंगा, मैं व्यथित ना त्रस्त हूं। सर्प क्यों इतने चकित हो, दंश का अभ्यस्त हूं। वक्ष पर हर घाव से अंकुर मेरे उगते रहे, वक्ष पर हर घाव से अंकुर मेरे उगते रहे, और थे वे मृत्यु भय से जो सदा झुकते रहे। भस्म की संतान हूं मैं कभी ना ध्वस्त हूं। सर्प क्यों इतने चकित हो, दंश का अभ्यस्त हूं। है मेरा उद्गम कहां पर, है मेरा उद्गम कहां पर, और कहां गंतव्य है। दिख रहा है सत्य मुझको, रूप जिसका भव्य है। मैं स्वयं की खोज में कितने युगों से व्यस्त हूं। सर्प क्यों इतने चकित हो, दंश का अभ्यस्त हूं। है मुझे संज्ञान इसका, है मुझे संज्ञान इसका, बुलबुला हूं सृष्टि में। है मुझे संज्ञान इसका, बुलबुला हूं सृष्टि में। एक लघुसी बूंद हूं मैं, एक लघुसी बूंद हूं मैं, एक शाश्वत वृष्टि में। एक लघुसी बूंद हूं मैं, एक शाश्वत वृष्टि में। है नहीं सागर को पाना, है नहीं सागर को पाना, मैं नदी संन्यस्त हूं। है नहीं सागर को पाना, मैं नदी संन्यस्त हूं। सर्प क्यों इतने चकित हो, दंश का अभ्यस्त हूं। पी रहा हूं विष युगों से, सत्य हूं, आश्वस्त हूं।
मैं आश्वस्त हूँ कविता के भविष्य के बारे में, मैं आश्वस्त हूँ हमारी भाषा के बारे में। मुझे लगता है कि इस कविता में मैंने कई चीजों के बारे में, जिनके के बारे में मैं आश्वस्त हूँ, उन्हीं का उल्लेख है। क्या बात है, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही सुंदर कविता और बहुत ही पॉजिटिव मोटिवेशनल कविता। और आज के इसको मैं, हाँ चलिए एक और से 4 लाइनों से खत्म करते हैं। मेरी एक प्रिय कविता है जो मैंने फिर मिलेंगे फिल्म में का प्रयोग हुआ उस गीत का। और आज दुख है, लोगों को इतना सब है, और मैंने ये फिल्म में ये गीत लिखा था। इसकी धुन भी बहुत सुंदर है। खुल के मुस्कुरा ले तू, दर्द को शर्माने दे, खुल के मुस्कुरा ले तू, दर्द को शर्माने दे, बूंदों को धरती पर साज एक बजाने दे, हवाएं कह रही हैं आजा झूले जरा, गगन के गाल को चल जाके छू ले जरा, खुल के मुस्कुरा ले तू, दर्द को शर्माने दे, बूंदों को धरती पर साजे बजाने दे, झील एक आदत है तुझ में ही तो रहती है, और नदी शरारत है तेरे संग बहती है, झील एक आदत है तुझ में ही तो रहती है, और नदी शरारत है तेरे संग बहती है, उतार गम के मोजे जमी को गुनगुनाने दे, कंकरों को तलवों में गुदगुदी मचाने दे, हवाएं कह रही हैं आजा झूले जरा, गगन के गाल को चल जाके छू ले जरा, खुल के मुस्कुरा ले तू, दर्द को शर्माने दे। धन्यवाद। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया प्रसून जोशी। दोस्तों, ये थे प्रसून जोशी और इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें की, कविताएं सुनी, हमने तरन्नुम में भी इनसे कविताएं सुनी, गीत सुने, और हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं आज कविशाला टॉक्स में अपना समय देने के लिए, और कविशाला टीम आपकी सदैव आभारी रहेगी इस समय के लिए और इस सेशन के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। आपने बहुत सुंदर सवाल पूछे, और जो कार्यक्रम आप कर रहे हैं इसे मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। ये उत्तरोत्तर प्रगति करता रहे।